बताई नहीं है, तो यहाँ पे हम पूरा का पूरा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा भी उतने ही दोषी थे जितना लालू प्रसाद यादव। आज जानेंगे सब कुछ। जब सरकारी खजाने से अवैध रूप से करोड़ों रुपए निकाले गए, तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का नाम इसमें प्रमुखता से उभारा जाता है और बाद में उन्हें दोषी करार दिया जाता है। लेकिन क्या लालू वास्तव में ही दोषी थे या ये उनके खिलाफ एक राजनीतिक साजिश थी? ये सवाल आज भी कई लोगों के मन में बना हुआ है। तो आज आपको ले चलूंगा इस घोटाले की कहानी की गहराई में, जहां आप भी मेरे साथ जुड़कर इसकी तहकीकात कर सकते हैं। तो चलिए यात्रा आरंभ करते हैं। आप बताइएगा आपको क्या समझ में आया इस कहानी में। तो दोस्तों, लालू प्रसाद यादव का जन्म 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव में एक किसान परिवार में होता है। उनका बचपन भी बहुत ज्यादा साधारण परिस्थितियों में बीतता है। वे एक यादव परिवार से आते थे। उनके माता पिता कुंदन राय और मर्सिया देवी बहुत ही सज्जन और एक साधारण किसान थे और जीवन यापन के लिए उनके पास पर्याप्त खेती थी, जिस पर वो खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते थे। लालू प्रसाद यादव की शुरुआती एजुकेशन फुलवरिया और गोपालगंज के स्कूल में होती है। पढ़ाई में ये बहुत ज्यादा तेज थे और इसके अलावा ये हमेशा अपने दोस्तों के बीच में लीडर के तौर पर रहा करते थे। अगर स्कूल में किसी के साथ कुछ गलत होता या उसको दबाया जाता तो लालू जी हमेशा उनकी मदद करते थे। इस तरह अपने स्कूली दिनों से ही लालू तेज तर्रार और गलत के खिलाफ लड़ने वाले स्टूडेंट रहे। पर गांव में लिमिटेड रिसोर्सेस की वजह से उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वो बाद में पटना आ जाते हैं एंड पटना यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस और कानून यानी कि लॉ की पढ़ाई पूरी करते हैं, यानी वकालत। 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन, जिसको जेपी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, की शुरुआत हो चुकी थी। इससे इंस्पायर होकर 1970 के दशक में लालू जी पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव में उतरते हैं और देखते ही देखते एक लोकप्रिय चर्चित छात्र नेता बन जाते हैं। वे गरीब छात्रों की मदद करते हैं और अपनी कमाल की नॉलेज और बातों से छात्रों का मन जीत लेते थे। उनके लीडरशिप स्किल की झलक उनके स्टूडेंट लाइफ में ही दिखने लगी थी। उनकी तेज तर्रार भाषण और जनता से जुड़ने की कला ने उन्हें पटना यूनिवर्सिटी में लोकप्रिय बना दिया था। फिर आता है 1973 का साल और लालू प्रसाद यादव 1973 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ते हैं और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लालू जी के विजन और लीडरशिप से इंस्पायर होकर उनके सपोर्ट में हो जाते हैं और लालू यादव बहुत ही प्रचंड जीत के साथ पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बन जाते हैं। ये जीत उनके लिए ऐतिहासिक साबित होती है क्योंकि इस चुनाव में उन्होंने वामपंथी यानी लेफ्ट विंग और दक्षिणपंथी यानी राइट विंग दोनों ही गुटों को हराकर जीत हासिल की थी। क्योंकि लालू यादव न तो वामपंथी थे और न ही दक्षिणपंथी, वे समाजवादी विचारधारा को मानने वाले इंसान थे, जिसका नेतृत्व राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। छात्र संघ चुनाव जीतने के बाद उन्होंने विश्वविद्यालय में छात्र हितों के मुद्दों को जोर शोर से उठाया। वे हॉस्टल फैसिलिटीज, स्कॉलरशिप्स और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। इसके बाद आता है 1974 का समय। दोस्तों, 1974 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसमें लालू प्रसाद यादव खास भूमिका निभाते हैं। यह आंदोलन तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा विरोध था, जो करप्शन और लोकतंत्र के हनन के खिलाफ लड़ा जा रहा था। इस आंदोलन ने लालू प्रसाद यादव को और भी ज्यादा चर्चित बना दिया। वो जेपी के बहुत ही खासम खास बन गए क्योंकि उनकी जो शैली थी लोगों को जोड़ने की, वो कमाल की थी। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव को जेपी आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी जाना पड़ता है, लेकिन इससे उनकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ जाती है। छात्र पॉलिटिक्स में सफल होने के बाद लालू प्रसाद यादव राज्य और नेशनल लेवल की राजनीति में कदम रखते हैं और 1977 में जब आपातकाल यानी इमरजेंसी समाप्त होती है तो देश भर में कांग्रेस विरोधी लहर चली और फिर होता है इलेक्शन। और इस चुनाव में लालू प्रसाद यादव जनता पार्टी के टिकट पर छपरा, वहां पे एक सारण है, कि लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं और मात्र 29 वर्ष की उम्र में सांसद बन जाते हैं। वे उस समय लोकसभा के सबसे युवा सांसदों में से एक थे, यानी एमपीज। दोस्तों, सत्ता में आने के बाद लालू प्रसाद यादव गरीबों, दलितों, पिछड़ों की हक की लड़ाई को और भी तेज कर देते हैं और देखते ही देखते ये पूरे बिहार में मसीहा के रूप में फेमस हो जाते हैं, जो शोषितों वंचितों के लिए अपनी आवाज बुलंद करता है।
लेकिन 1980 में जनता पार्टी में अपनी आपसी कलह के कारण विभाजन हो जाता है और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस दोबारा सत्ता में आ जाती है। उस समय जनता पार्टी कमजोर हो गई थी, जिससे लालू प्रसाद यादव ने बिहार की राजनीति पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। 1980 में लालू प्रसाद यादव विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं। 1985 में वे फिर से विधायक बने और उन्हें विधानसभा में विपक्ष का नेता बना दिया जाता है। इस दौरान वे बिहार में समाजवादी राजनीति और पिछड़ों के अधिकारों के पक्षधर बन जाते हैं। 1989 में जब वीपी सिंह के नेतृत्व में केंद्र में जनता दल की सरकार बनती है तो बिहार में भी जनता दल मजबूत होती है। और इधर 1990 में लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री पद की दौड़ में थे। राम सुंदर दास और देवीलाल जैसे नेता भी इस पद के दावेदार थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव को वीपी सिंह और कर्पूरी ठाकुर जैसे नेताओं का समर्थन मिला हुआ था। और दोस्तों आपको बता दूं कि 10 मार्च 1990 को वे पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने महिलाओं, दलितों, गरीबों और पिछड़ों वर्ग को आगे बढ़ाने पर जोर दिया, जो अब तक समाज में बहुत पीछे थे, जिनकी आवाज कभी उठाई नहीं गई थी, जिनको सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक समझा जाता था। दोस्तों, मंडल आयोग और लालू प्रसाद यादव की भूमिका की बात करें तो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने में लालू प्रसाद यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1990 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षण की घोषणा की, तब पूरे देश में इसका भारी विरोध हुआ, खासकर ऊंची जातियों के लोगों के द्वारा। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने बिहार में इसे पूरी ताकत के साथ लागू किया और सामाजिक न्याय के पक्षधर बनकर उभरे। उन्होंने पिछड़े वर्गों, दलितों, अल्पसंख्यकों को एकजुट कर राजनीति की दिशा को ही बदल दिया। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने से सामाजिक हाशिए पर गए लोगों में उनकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई, पर साथ ही साथ जो उस टाइम के खुद को बड़ी जात कहकर गरीबों पर राज करते थे, उनके ऊपर जुल्म करते थे, वो इस बात से गुस्सा और नाराज थे कि अब दलित भी हमारे बराबर कुर्सी पर बैठेगा। उनको ये बात मंजूर नहीं थी और सब कैसे भी करके लालू प्रसाद यादव से बदला लेना चाहते थे, उनसे जलने लगे थे। इस बात को आप याद रखिएगा क्योंकि आगे चारा घोटाले का लिंक इससे जुड़ा हुआ मिलेगा आपको। दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो 2004 से 2009 तक लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहते हैं। आपको बताते चलूं कि जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री बने तब इंडियन रेलवे दशकों के घाटे में चल रहा था और उस भयंकर घाटे के दौर में लालू जी ने यह जिम्मेदारी उठाई और भारतीय रेलवे को रिकॉर्ड मुनाफे में लाकर खड़ा कर दिया। बिना टिकट का दाम बढ़ाए और बिना आम लोगों के ऊपर इसका बोझ डाले, इसके उल्टा आम पब्लिक को ट्रेन में ज्यादा सहूलियत मिलने लगी। लालू जी खुद भी बिहार से दिल्ली ट्रेन में सफर करते थे कि मैं जनता का सेवक हूं और जनता के बीच रहूंगा। दोस्तों लालू जी के दौर को रेलवे के पुनरुद्धार के लिए जाना जाता। उन्होंने ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर कुल्हड़ और मिट्टी के बर्तन में चाय बेचने की शुरुआत कराई, जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली था और छोटे लेवल पर काम करने वाले कुम्हार भाइयों को रोजगार मिला। गरीबों को दिक्कत ना हो इसलिए उन्होंने किराया बहुत ही कम रखा और साथ ही साथ गरीब रथ ट्रेन चलाई, जिसको कि गरीब मजदूर भी ट्रेन में एसी का सफर कर सके, जो कि उसके पहले एसी का सफर गरीबों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सपना था। उनके कार्यकाल में भारतीय रेलवे का कायाकल्प हुआ, जिसे विश्व बैंक तक ने उनकी प्रशंसा की। उनका मॉडल हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ाया गया। दोस्तों इनकी इंडियन ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में रिसर्च हुई और उनके इनविटेशन पर लालू प्रसाद यादव यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को स्पीच भी देने गए थे, पर यह बात नीतीश राजपूत कभी नहीं बताएगा। अब आते हैं चारा घोटाले पर। तो दोस्तों अब आपको बताते चलो कि चारा घोटाला 70 और 80 के दशक से ही चल रहा था, जब लालू जी खुद कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि आई थिंक 97-3 के समथिंग वो लॉ कॉलेज में थे और वहां से पढ़ाई कर रहे थे। अब आगे जानेंगे उसके बारे में विस्तार से, जो आज तक कभी किसी ने बताया नहीं और सिर्फ आधे से भी कम सच दुनिया को सामने दिखाया गया चारा घोटाले के बारे में। दोस्तों 1996 में बिहार में चारा घोटाला सामने आता है, जिसमें सरकारी खजाने से पशुओं के चारे के नाम पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी होती है। इस घोटाले की जड़ें 1970 और 80 के दशक में थीं, जब बिहार में कांग्रेस की सरकार थी और जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे। इस घोटाले में कई अफसरों और नेताओं की संलिप्तता थी। जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने तब यह घोटाला उजागर हुआ और उनके विरोधियों ने इसे उनके खिलाफ हथियार बना लिया। दोस्तों लालू प्रसाद यादव को उनके विरोधियों ने इस घोटाले में फंसाने की साजिश रची, विशेष रूप से ऊंची जातियों के राजनेता जो खुद को बड़ा मानते थे और उनके धूर विरोधी जो मंडल कमीशन से लागू करने के बाद से असहमत थे और लालू प्रसाद यादव को कमजोर करने के लिए इस मामले को उछालते रहे, ऐसा उस समय के लोग बताते रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो चारा घोटाला कैसे हुआ। इस घोटाले के तहत बिहार के पशुपालन विभाग से करोड़ों रुपए निकाले गए
पैसे निकालने के लिए फर्जी बिल, जाली कागजात और फर्जी कंपनियों का सहारा लिया जाता है। घोटाले में राजनेताओं, सरकारी अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत थी। झारखंड के चाईबासा, डोरंडा, देवघर, दुमका सहित कई जिलों से अवैध निकासी की गई थी, जो कि सालों से चलती आ रही थी। फर्जी बिलों के जरिए सरकार से पैसे लिए गए, लेकिन पशुओं को चारा, दवाएं या अन्य सामग्री नहीं दी गई। कैसे शुरू हुआ घोटाला? यह घोटाला 1970 के दशक में शुरू हुआ, जब बिहार के पशुपालन विभाग में अधिकारियों और ठेकेदारों ने फर्जी बिलों के जरिए सरकारी कोष से पैसा निकालने की योजना बनाई। विभाग ने चारा, दवाइयों और अन्य पशु संबंधित सामग्रियों की खरीद दिखाकर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए निकालने शुरू कर दिए थे। दोस्तों, चाईबासा, डोरंडा, दुमका, देवघर, पटना और भागलपुर सहित 45 से अधिक कोषागारों यानी ट्रेजरी से पैसा निकाला गया। घोटाले का मैकेनिज्म कैसे काम करता था? फर्जी कंपनियां बनाई गई। ठेकेदारों और अधिकारियों ने मिलकर ऐसी कंपनियां बनाई जो सिर्फ कागजों पर थी। फर्जी बिल जारी किए गए। इन कंपनियों के नाम से पशुपालन विभाग को फर्जी बिल भेजे जाते थे। अधिकारियों की मिलीभगत। विभागीय अधिकारी इन बिलों को पास कर सरकारी कोष से भुगतान कर देते थे। नेताओं का संरक्षण। इस घोटाले में उच्च स्तर के नेता और मुख्यमंत्री भी शामिल थे, जो इन अधिकारियों को सुरक्षा देते थे। जगन्नाथ मिश्रा की भूमिका की बात करें तो दोस्तों, जगन्नाथ मिश्रा बिहार के 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके थे। 1975 से 1977, 1980 से 1983 और 1989 से 1990 तक। ये कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे और बिहार की राजनीति में ब्राह्मण नेतृत्व के एक प्रमुख चेहरे थे। उनके समय में भी पशुपालन विभाग से अवैध निकासी की घटनाएं सामने आई थी, पर उन्होंने अनदेखा कर दिया। उन पर लगे मुख्य आरोप भ्रष्ट अधिकारियों को बढ़ावा देना। उनके कार्यकाल में ऐसे अधिकारियों को प्रमोशन दे गया जो इस घोटाले में शामिल थे, जो बाद में दोषी पाए गए। फर्जी भुगतान पर आंखें मूंद लेना। जगन्नाथ मिश्रा के कार्यकाल में भी पशुपालन विभाग में बड़ी मात्रा में गड़बड़ियां हुई। जानते हुए भी उन्होंने किसी भी तरह की जांच शुरू नहीं की और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। दोस्तों, गोपनीय रिपोर्ट को दबाना, जो उनके खिलाफ ये भी इल्जाम था कि कुछ रिपोर्ट्स में विभागीय भ्रष्टाचार का जिक्र किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए जगन्नाथ मिश्रा ने उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। घोटाले का अगर खुलासा की बात करें तो दोस्तों 1990 के दशक में कुछ अधिकारी और पत्रकारों ने इस मामले की गहराई से जांच करी तो इसका खुलासा होता है। उसके बाद पटना हाई कोर्ट ने 1996 में सीबीआई को जांच सौंप देती है। इसके बाद 17 जून को राज्यपाल के द्वारा लालू प्रसाद यादव, जगन्नाथ मिश्रा और अन्य पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी जाती है। इसमें बिहार सरकार के 5 वरिष्ठ अधिकारी, महेश प्रसाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी के, अरुमुगम लेबर सेक्रेटरी, बेक जूलियस पशुपालन विभाग सचिव, फूलचंद सिंह एक्स फाइनेंशियल सेक्रेटरी, रामपुर एचडी डायरेक्टर, जिनमें से पहले 4 आईएएस अधिकारी थे जिनको सेम डे अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो फिर 23 जून को सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव और 55 अन्य सह आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करती है, जिसमें चंद्रदेव प्रसाद वर्मा पूर्व केंद्रीय मंत्री, जगन्नाथ मिश्रा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, लालू प्रसाद यादव के कैबिनेट के 2 सदस्य भोला राम तूफानी और विद्यासागर निषाद, बिहार राज्य के विधानसभा के 3 विधायक, जनता दल के आर.के. राणा, कांग्रेस पार्टी के जगदीश शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के ध्रुव भगत, ये लोग इसमें शामिल थे। दोस्तों, जगन्नाथ मिश्रा को बिहार स्टेट हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी थी। हालांकि लालू प्रसाद यादव की एंटीसिपेटरी बिल की याचिका को उसी अदालत ने खारिज कर दिया था और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, जिसके परिणाम स्वरूप 29 जुलाई को जमानत से अंतिम इनकार होता है। इस तरह सीबीआई ने 50 से अधिक मामले दर्ज किए और कई राजनेताओं, अधिकारियों और ठेकेदारों सहित करीब 500 लोगों को आरोपी बनाया जाता है। जैसे जैसे सीबीआई को अगले वर्षों में और सबूत मिले, उसने बिहार के खजाने से अवैध निकासी के स्पेसिफिक क्रिमिनल एक्ट के आधार पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित अतिरिक्त मामले दर्ज करती है। नवंबर 2000 में बिहार राज्य, नए बिहार और झारखंड राज्यों में के विभाजन के बाद दर्ज किए गए अधिकांश नए मामले रांची स्थित नए झारखंड उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और पटना उच्च न्यायालय में पहले से दायर कई मामलों को भी रांची ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ बताते चलूं कि साल 2000 में झारखंड बिहार से अलग होकर भारत का 28वां नया राज्य बन चुका था। दोस्तों, मई 2007 तक एजेंसी द्वारा दर्ज किए गए 63 मामलों में से अधिकांश झारखंड उच्च न्यायालय में मुकदमे चल रहे थे।
दोस्तों जगन्नाथ मिश्रा को जून 1997 में जमानत मिल गई थी। 1997 में लालू जी को पहली बार हिरासत में लिए जाने पर जगन्नाथ मिश्रा जुडिशरी कस्टडी से बच गए थे। हालांकि उसी साल 16 सितंबर को उन्हें फिर से हिरासत में ले लिया जाता है और उन्हें 13 अक्टूबर को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। लेकिन फिर 28 अक्टूबर 1998 को लालू प्रसाद यादव के साथ ही उन्हें फिर से हिरासत में ले लिया जाता है। अब की बार लालू जी और जगन्नाथ मिश्रा को एक साथ एक गेस्ट हाउस में रखा जाता है और बाद में उनको बेऊर जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। जगन्नाथ मिश्रा को 18 दिसंबर को जमानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन फिर 7 जून 2000 को चारा घोटाले के एक अलग मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों ड्यू टू मल्टीपल केसेस लालू प्रसाद यादव, जगन्नाथ मिश्रा और अन्य आरोपियों को साल 2000 के बाद से कई बार रिमांड पर लिया गया। 2007 में 58 पूर्व अधिकारियों और आपूर्तिकर्ताओं को दोषी ठहराया जाता है और हर एक को 5 से 6 साल की सजा सुनाई जाती है। मई 2007 तक लगभग 200 लोगों को 2 से 7 साल के लिए जेल की सजा सुनाई जाती है। 1 मार्च 2012 को सीबीआई द्वारा मामले को संभाले जाने के लगभग 16 साल बाद पटना की एक विशेष सीबीआई अदालत ने लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा के साथ साथ 32 अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। कुल 24 आरोपियों में से 6 की मौत हो चुकी होती है तब तक, यानी 2 सरकारी गवाह बन चुके थे, जबकि 2 लोग अभी भी गिरफ्तारी से बच रहे थे। सीबीआई ने 3 मार्च 2003 को इस मामले में उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। अदालत ने कहा था कि जल्दी ही मुकदमा शुरू होगा। दोस्तों जगन्नाथ मिश्रा पर मुकदमे और सजा की बात करें तो 1997 में सीबीआई ने जगन्नाथ मिश्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर अग्रिम जमानत पर छोड़ दिया जाता है। 2013 सीबीआई की स्पेशल कोर्ट जगन्नाथ मिश्रा को चारे घोटाले में दोषी ठहराती है और हैरानी की बात है कि 23 दिसंबर 2017 को उनको सबूतों के अभाव में बरी कर दिया जाता है और साथ ही साथ कोर्ट एक मामले में लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराती है। और अब आगे बढ़ते हैं तो 2018 में दुमका कोषागार मामले में सीबीआई अदालत दोबारा जगन्नाथ मिश्रा को दोषी करार देती है और 4 साल की सजा भी सुनाती है। इनको कुछ अन्य मामलों में राहत भी मिली, लेकिन उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप बने रहे। पर इनको लेकर के कभी मीडिया इस बारे में नहीं बात करती कि जगन्नाथ मिश्रा भी इसके अंदर एक कल्प्रिट थे। इसमें सिर्फ लालू जी का नाम जोड़ा जाता है। लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा पर प्रभाव की बात करें तो इस घोटाले के कारण लालू प्रसाद यादव को नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ जाता है और उनकी पॉलिटिकल इमेज को भारी नुकसान होता है। इसके बाद जगन्नाथ मिश्रा भी बिहार की राजनीति में हाशिए पर चले जाते हैं। क्या जगन्नाथ मिश्रा उतने ही दोषी थे जितना लालू प्रसाद यादव? लालू प्रसाद यादव को मुख्य आरोपी बनाया गया था और जो रीजन दिया गया था वो ये था कि उनके शासन में इस घोटाले ने सबसे अधिक विस्तार पाया और इस भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ और ये मुख्यमंत्री के तौर पर इसको रोकने में नाकाम रहे थे। तो अगर ऐसा देखा जाए तो फिर ये तो जगन्नाथ मिश्रा के टाइम में भी हुआ था, पर उनके नाम को लेकर घोटाला की बात करते ही नहीं है कोई भी। जगन्नाथ मिश्रा के लिए कहा गया कि उनके कार्यकाल में भी अवैध निकासी हुई थी और उन्होंने इसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। राजनीतिक संरक्षण की बात करें तो जगन्नाथ मिश्रा ने भी भ्रष्ट अधिकारियों को बढ़ावा दिया, जिससे घोटाला जारी रहा। सीधे धन लाभ नहीं मिला। मिश्रा जी पर यह सबूत नहीं था कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पैसे लिए, लेकिन उन्होंने घोटालेबाजों की मदद की। सेम लालू जी के साथ भी यही रहा कि उन्होंने कभी किसी से पैसे पर्सनली नहीं लिए। चारा घोटाला भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार का एक काला अध्याय था। इसमें लालू प्रसाद यादव मुख्य आरोपी बनाए गए, जबकि इसमें 75 से ज्यादा लोग दोषी थे, जिसमें जगन्नाथ मिश्रा की भूमिका भी अहम थी। हालांकि मिश्रा जी को कुछ मामलों में बरी कर दिया गया था, लेकिन 2018 में उन्हें दोषी ठहराया जाता है और 4 साल की सजा हुई, पर उम्र का हवाला देकर जेल नहीं होती है। मतलब उनकी उम्र ज्यादा थी तो उनको जेल नहीं हुई। खैर आगे बढ़ते हैं। क्या लालू प्रसाद यादव निर्दोष थे? लालू प्रसाद यादव को 1997 में इस घटना के आरोपों के चलते मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ जाता है। बाद में उन्हें अदालत ने दोषी ठहराया और उन्हें जेल भी जाना पड़ता है। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई थी? क्या ये उनके विरोधियों द्वारा उन्हें फंसाने की साजिश थी? लालू प्रसाद यादव के समर्थकों का मानना है कि उन्होंने पिछड़ों, दलितों और शोषित वंचितों के अधिकारों की आवाज उठाई थी, जिससे उनके कई राजनीतिक विरोधी उनसे नाराज थे। जब उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की थी तो कई उच्च वर्गीय ताकतें उनके खिलाफ हो गई थी। इसके अलावा यह तथ्य भी गौर करने लायक है कि लालू प्रसाद यादव पर व्यक्तिगत रूप से कोई फाइनेंशियल रेगुलेटरी का आरोप नहीं था। घोटाले में सरकारी अधिकारी और ठेकेदारों की भूमिका स्पष्ट थी, लेकिन लालू जी को मुख्य अभियुक्त बनाया गया। यह दर्शाता है कि यह पूरा मामला राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित हो सकता था।
मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मंडल कमीशन वाला लिंक आपको मिलेगा घोटाले के आसपास। इस घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा का नाम भी शामिल था, लेकिन उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती है, जबकि लालू प्रसाद यादव को इस मामले में सबसे बड़ा आरोपी बना दिया जाता है। निष्कर्ष की बात करें तो चारा घोटाला एक जटिल मामला था जिसमें निश्चित रूप से भ्रष्टाचार हुआ था, लेकिन लालू प्रसाद यादव की संलिप्तता कितनी थी ये आज भी बहस का विषय है। क्या वे इस पूरे मामले में निर्दोष थे या वे अपने पद की जिम्मेदारी निभाने में असफल हुए थे, ये कहना मुश्किल है, लेकिन यह भी सच है कि राजनीतिक साजिशों ने इस मामले को और अधिक उलझा दिया। समय के साथ यह मामला भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित भ्रष्टाचार कांडों में से एक बन गया। यहां पे मैंने चर्चित बोला है, सबसे बड़ा नहीं, क्योंकि सबसे बड़े बहुत सारे भ्रष्टाचार हैं जिसमें सच्चाई और साजिश की परतें अभी भी पूरी तरीके से नहीं खुली हैं। जो भी मीडिया में दिखाया गया वो सच्चाई से ज्यादा लालू प्रसाद यादव की इमेज को खराब करने के लिए किया गया था और वो अभी भी जारी है। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को पूरे हिंदुस्तान में फैला दो। दोस्तों, जो भी इस बारे में आपको कहना है प्लीज वेलकम है आपका, कह सकते हैं। जय राघव, जय माधव,